Hi, myself Muskan Sharma and I welcome you all to the Udit Pharmacy. तो आज हम जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का 5th यूनिट था जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका पार्ट 2 करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो अब हमने क्या पढ़ना है, कार्डियक साइकिल. क्या पढ़ना है, कार्डियक साइकिल. तो कार्डियक साइकिल होता क्या है? द इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द हार्ट इज कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियक साइकिल. तो क्या होता है, जो भी इवेंट्स हमारे जितना हमारा ब्लड सर्कुलेट होना है उसमें होते हैं, जैसे कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है. तो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ ब्लड जाने में, यहाँ से यहाँ ब्लड जाने में, इसके थ्रू यहाँ जाने में, इसके थ्रू भी बाहर जाने में, तो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सबको क्या बोलेंगे हम, कार्डियक साइकिल, ठीक है. अब कार्डियक साइकिल की टाइम की बात करें तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल इज नोन एज कार्डियक साइकिल टाइम. तो एक पूरी कंप्लीट कार्डियक साइकिल को होने के लिए हम जो टाइम बोलते हैं वो क्या होता है, कार्डियक साइकिल टाइम. कितना होता है, एवरेज 0.8 सेकेंड होता है एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में, ठीक है. देयर आर 72 कार्डियक साइकिल्स टेकिंग प्लेस इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितनी हो रही होती है, 72 कार्डियक साइकिल्स हो रही होती है. ओके 72 कार्डियक साइकिल्स हो रही होती है और एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, 0.8 सेकेंड्स. ओके. तो अब इन्होंने बोला है कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व 4 मेन इवेंट्स. 4 मेन इवेंट्स होते हैं. कौन कौन से, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल. अब सिस्टोल का क्या मतलब होता है, सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन. क्या होता है, कंट्रैक्शन. और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन. क्या होता है, रिलैक्सेशन. ओके. तो एट्रियल सिस्टोल हो गया एट्रिया का कंट्रैक्ट होना, और एट्रियल डायस्टोल हो गया एट्रिया का रिलैक्स होना. वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया वेंट्रिकुलर का कंट्रैक्ट होना, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना, ठीक है जी. द कंट्रैक्शन ऑफ चेम्बर, वही इन्होंने बोला कि कंट्रैक्शन ऑफ चेम्बर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं हम क्या, डायस्टोल. होगी ये बात. अब आगे देखते हैं. तो ये हमारे पास इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, ये हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है और ये इन्होंने कंडक्शन के टाइम पे बनाया हुआ है. देखो ध्यान से देखना, जो हमारा राइट एट्रियम है उसके ऊपर एक एसए नोड होता है. क्या होता है, एसए नोड होता है, ठीक है. इसको बोलते हैं हम साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम SAN भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. यहाँ से हमारी कंडक्शन स्टार्ट होती है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की. फिर हमारे पास क्या आता है, AV नोड, ये रहा AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बंडल्स आ जाते हैं. ये देखो राइट बंडल ब्रांच है हमारे पास, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ठीक है. और यहाँ पे हमारा ये आता है. तो ये हमारे कुछ हैं स्ट्रक्चर्स जो हम आगे पढ़ते हैं कि होते क्या, और ये हमारे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है. तो एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास 4 इवेंट्स थे, अब उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो एट्रियल सिस्टोल में इन्होंने क्या बोला है कि इन दिस कंडीशन द ब्लड कम्स इनटू बोथ एट्रिया. अब क्या है, ये हमारे पास हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो दोनों में ब्लड है, ब्लड आ गया दोनों के अंदर, ठीक है. एंड दे आर फुल ऑफ ब्लड, हो गए जी फुल ऑफ ब्लड. ड्यू टू दिस प्रेशर इन एट्रिया इंक्रीजेज. अब एट्रिया में प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड आ गया है, तो एट्रियाज हैवी हो जाएंगे, ठीक है. तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. विच स्टिमुलेट्स एसए नोड प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम. पीछे बताया है एक एसए नोड प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में, है ना. तो वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है. फिर क्या है, वो एसए नोड प्रोड्यूस करेगा इम्पल्स ऑफ कंट्रैक्शन. अब वो एसए नोड की वजह से क्या होगा, दोनों का कंट्रैक्शन होगा, ठीक है. उसने इम्पल्स स्टार्ट करी कि कंट्रैक्ट हो जाओ, वो दोनों एट्रिया में स्प्रेड होगी वो इम्पल्स, ठीक है. कैसे, जैसे कि ये है, तो यहाँ से एसए नोड ने जनरेट करा तो दोनों एट्रिया में जाके ये इम्पल्स क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी. हो गई ये स्प्रेड, ठीक है. अब स्प्रेड होने के बाद क्या होगा, जो एट्रियाज हैं वो दोनों कंट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है. क्या हो जाएगी, उनकी कंट्रैक्शन हो जाएगी. तो अब दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट हुए तो एट्रियल सिस्टोल हो गया. सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन था, एट्रियल मतलब एट्रियाज की. तो दोनों राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम दोनों के एक साथ क्या हो जाएगी, कंट्रैक्शन हो जाएगी. किस वजह से, जो एसए नोड है उसने इम्पल्स जनरेट करी, ठीक है.
अब बारी आई एट्रियल डायस्टोल की। तो आफ्टर एट्रियल सिस्टोल ऑफ द ब्लड सिस्टोल द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द वेंट्रिकल। अब क्या है, जब यहाँ पे ये कंट्रैक्ट होंगे तो अब ब्लड को कहाँ पुश करेंगे, वो नीचे की तरफ, मतलब वेंट्रिकल्स की तरफ वो पुश करेंगे। तो एट्रिया क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड देयर इज नो इम्पल्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑन द एट्रिया, और कोई भी ऐसे नोड वहाँ पे काम नहीं करेगा, उनको कंट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये स्टेज क्या होगी, एट्रियल डायस्टोल। क्या होगी, एट्रियल डायस्टोल, क्योंकि इसमें एट्रियाज हैं जो वो रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है, व्हेन प्रेशर इन द वेंट्रिकल इंक्रीज। अब ब्लड कहाँ पे आ गया, हमारा वेंट्रिकल्स में आ गया। ये है हमारा हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब हमारा ब्लड कहाँ है, वेंट्रिकल्स में है, ठीक है। तो व्हेन अब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, एट द सेम टाइम द इम्पल्स ऑफ कंट्रैक्शन इज कैरिड बाय एवी नोड। अब जो एसए नोड से ट्रैवल हुई थी इम्पल्स, वो कहाँ पहुंच गई, एवी नोड। तो एवी नोड क्या होता है हमारा, थ्रू द towards the ventricle through the bundle of His which is the conducting tissue present in the septum। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था एक लेफ्ट एक राइट हमारे पास वो होती है बंडल ब्रांचेस होती हैं, और एक लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती हैं जो सेप्टम के पास होती है। तो वहाँ से हमारा जो वो एसए नोड कंडक्ट करेगा वो वहाँ से हमारा ट्रांसफर होगा, ठीक है। दिस बंडल ऑफ हिस डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ परकिंजे फाइबर्स। क्या होता है, हमारा जो एसए नोड है वहाँ से हमारा पहुँचता है एवी नोड, जो कि हमारा वेंट्रिकल्स में होता है। एवी नोड से हमारा पहुँचता है बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस हमारे 2 में डिवाइड होते हैं, किस किस में, लेफ्ट और राइट में, ठीक है। फिर वो लेफ्ट और राइट हमारे मिला के क्या बनाते हैं, परकिंजे फाइबर्स। क्या बनाते हैं, परकिंजे फाइबर्स। तो ऐसे हमारी जो इम्पल्स है वो हार्ट में ट्रांसफर होती है, ये रूट होता है उसका, ठीक है। तो वो बंडल ऑफ हिस है वो डिवाइड हुआ 2 ब्रांचेस में, जो आगे जाके बनाते हैं हमारे परकिंजे फाइबर्स को। दिस फाइबर स्प्रेड्स द इम्पल्सेस ऑफ कंट्रैक्शन ओवर बोथ द वेंट्रिकल्स एंड वेंट्रिकल्स गेट कंट्रैक्टेड। क्या होता है, यहाँ पर ये 2 बंडल हमारे डिवाइड हो गए थे, तो यहाँ से हमारी ये एवी नोड था हमारा, एसए नोड से एवी नोड पे पहुंची, एवी नोड से हमारी यहाँ बंडल्स में ट्रांसफर होके इधर फैल जाएगी, कहाँ, वेंट्रिकल्स के आसपास फैल गई। हमारे परकिंजे फाइबर्स है यहाँ पे हमारी फैल गई। जब हमारी यहाँ पे फैल गई तो वो क्या करेगी, इन पे फोर्स लगाएगी कंट्रैक्ट होने के लिए। तो इवेंचुअली जो हमारे क्या है, जब इनका प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे इस वजह से, ठीक है। कंट्रैक्ट हो जाएंगे ब्लड को आगे पुल करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब वेंट्रिकल्स हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या बोलता है, आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया, द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा। अब क्या होता है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे ये जा रहा है हमारा कहाँ, अयोटा जो कि बॉडी को आगे सप्लाई करेगी, और यहाँ से जा रहा है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। तो जब यहाँ से ये दोनों कंट्रैक्ट हो गए हैं तो जो ब्लड है वो कहाँ पास होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में होगा, ये अयोटा में होगा। तो यही बोला है इन्होंने कि ब्लड को वो भेज देंगे थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा, ठीक है। इन दिस स्टेज वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स। जब यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट हो जाएगा इनके अंदर और यहाँ से ब्लड खत्म हो जाएगा वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये हमारे चारों इवेंट्स होते हैं, वो ड्यूरेशन उनकी क्या होती है, 0.8 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये चारों हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट विद इन 0.8 सेकेंड। तो हमारा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ऐसे 72 कार्डियक साइकिल्स होते हैं हमारे 1 मिनट में। तो अब हमारे पास टॉपिक क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हम पढ़ते हैं, सिस्टेमिक नाम से पता लग रहा है सिस्टम से रिलेटेड है, बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टम से आप याद रखेंगे कि हम बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये हमारा हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। तो अब क्या है, यहाँ से हमारी अयोटा आती है, ठीक है, और इसको कौन सप्लाई करता है,
सुपीरियर वेना कावा प्लस इन्फीरियर वेना कावा इसको सप्लाई करते हैं। तो ये अयोटा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा से ब्लड जाता है वेरियस बॉडी पार्ट्स से, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड। तो वहां से जब बॉडी पार्ट्स जो इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ भेज देते हैं, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि क्या है, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी चला गया, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द राइट, अब बैक आ गया टू द राइट एट्रियम, ठीक है, ऑफ द हार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज फोर्स्ड इनटू द अयोटा। पीछे हमने देखा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अयोटा में फोर्स हो गया था, ठीक है। द ब्लड फ्रॉम द अयोटा डिवाइड्स इनटू आर्टरीज, आर्टरियोल्स एंड फाइनली कम इनटू ब्लड कैपिलरीज। तो अयोटा का जो ब्लड है, जैसे ये अयोटा है, ये फर्दर आगे जाके बहुत सारी उसमें, ठीक है, बहुत सारी उसमें ये डिवाइड हो जाएगी, काफ़ी सारे आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी, काफ़ी सारे आर्टरियोल्स में, और फाइनली जाके ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी, ठीक है। द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर वेरी थिन, एक्चुअली सिंगल सेल्ड होती हैं, तो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, थिन होती है कैपिलरी की, ओके। Hence, oxygen and nutrients from blood in the capillaries diffuse into the tissue fluid. अब क्या है, तो जब इतनी थिन है तो जो इनके जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। तो इस टाइम कैपिलरीज के पास जो ब्लड है उसमें हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की, और जो बाहर टिश्यू फ्लूइड है उसमें क्या है, कम है ऑक्सीजन का कंटेंट, तो यहाँ से उसकी मूवमेंट हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की बहुत इजिली, ठीक है। At the same time, carbon dioxide from the tissue fluid diffuses into the blood in the capillaries. Okay, अब क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ हाई कंसेंट्रेशन है, किसकी हाई कंसेंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और जो कैपिलरीज है उसमें लो कंसेंट्रेशन है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, कैपिलरीज वाले ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगी, और ब्लड क्या हो जाएगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है जी। फिर है, अ नंबर ऑफ कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल्स। अब जो वो बड़ी सारी कैपिलरीज हैं, जब उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर दिए, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठा ली, तो वो बहुत सारी कैपिलरीज इकट्ठे मिलके क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स। ये सब पढ़ चुके हैं हम, होता क्या है, विच कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, विच इज देन कैरिड बाई वेन्स टूवर्ड्स, और फिर वो कहाँ लेके जाएंगे, सुपीरियर वेना कावा टू इन्फीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, दोनों के पास वो जो वेन्यूल्स है वो लेके जाएंगी ब्लड, कहाँ, सुपीरियर वेना कावा प्लस इन्फीरियर वेना कावा, दोनों के पास लेके जाएंगी, ठीक है। देन सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा ऑक्सीजनेट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको कहाँ भेज देंगे, राइट एट्रियम में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। दिस कोर्स ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर सर्कुलेशन, ठीक है जी। तो एक बार मैं पाथवे ड्रॉ कर देती हूँ इसका। तो हमारे पास क्या था, जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उसने अयोटा में दी सप्लाई, अयोटा आगे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज में चेंज होगी, जो ब्लड कैपिलरीज थी उन्होंने न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिए, और उसके बाद ये किस में चेंज हो गई, हमारी वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स फिर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा पे गए, और फिर राइट एट्रियम में को उन्होंने सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन्होंने ये दी हुई है, सिस्टेमिक सर्किट। देखो ध्यान से, जो एरोज है, लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो ऊपर से अयोटा से होता जा रहा है, अयोटा से कहाँ पहुंचा, डिवाइड हो गई यहाँ पे कैपिलरीज, यहाँ पे बॉडी को उसने सप्लाई किया, यहाँ से उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया, ये दिखा है ना, ऑक्सीजन रिच है पिंक कलर का, और ऑक्सीजन पुअर है हमारा स्काई ब्लू कलर का। तो यहाँ से उसने फिर से ब्लड उठाया वेना कावा के थ्रू, और फिर से राइट एट्रियम को उसने जाके सप्लाई कर दिया। तो ये है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ओके। अब हम बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम वाया लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये हमारे पास हमारा हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या है, राइट एट्रियम से यहाँ से हमारी ब्रांच निकली,
ठीक है। अब वो क्या करी, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से हमारी ये ब्रांच निकली, राइट वेंट्रिकल से हमारी ये ब्रांच निकलेगी, तो राइट वेंट्रिकल से हमारी कहाँ जाएगी, ये लंग्स में जाएगी। ठीक है, और लंग्स से फिर से प्यूरिफाई होके हमारी कहाँ आएगी, लेफ्ट एट्रियम को आएगी। तो ये जो फ्लो ऑफ ब्लड है राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रियम तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व हुए हैं, है ना। तो अब इन्होंने क्या दिखाया, देखो जरा ध्यान से, कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है वो हमारा यहाँ से जा रहा है, देखो यहाँ से जा रहा है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा लंग्स में जा रहा है। ठीक है, लंग्स से पिंक हो के आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिच हो के आ रहा है, आया 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 और लेफ्ट एट्रियम में चला गया। ठीक है, वहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी। बट पल्मोनरी सर्किट इतना ही था जब तक वो प्यूरिफाई होके आता है लंग से। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज फोर्स्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, तो यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में फोर्स हो गया, कर दिया था। ठीक है, विच डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, और ये किस में, दो में डिवाइड हो जाती है, राइट में और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और वो हमारा राइट और लेफ्ट लंग में लेके जाती है। जो राइट वाला है वो राइट लंग में लेके जाएगा, ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट वाला है वो कहाँ लेके जाएगा, लेफ्ट लंग में लेके जाएगा। ठीक है, तो ले गया ब्लड वहाँ पे, तो फिर ये आर्टरीज वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाती हैं, फिर रीडिवाइड होती है, बहुत सारी कैपिलरीज में चली जाती हैं और वहाँ पे एल्वेलाई के आसपास जाती हैं। तो हम सांस लेते हैं, हमारे एल्वेलाई में ऑक्सीजन आती है अंदर। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज एंड एल्वेलाई फॉर्म्स अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एल्वेलर मेम्ब्रेन। तो जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, और वो एल्वेलाई के साथ मिलके क्या बना देती हैं, डबल मेम्ब्रेन बना देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेलर मेम्ब्रेन। तो ऑक्सीजन है जो एल्वेलाई में आता है हमारे सांस लेने से, वो डिफ्यूज हो जाता है थ्रू दीज टू मेम्ब्रेन, पास होके वो ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ठीक है, जैसे हमारा एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है, तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और जो हमारी ब्लड कैपिलरीज यहाँ से जा रही हैं उनमें ऑक्सीजन क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगी ऑक्सीजन की। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लेकिन हमारे ब्लड कैपिलरी जो लेके जा रही है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, तो यहाँ से डिफ्यूजन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में चली जाएगी, और हम जब एक्सपायर करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बाहर निकल जाएगी लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो वही हो गया, ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड इन दिस वे। ओके, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज डिफ्यूजेस इनटू एल्वेलाई, पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, एंड एक्सपेल्ड थ्रू द नोज बाय एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टू लंग्स इज कलेक्टेड बाय टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। अब क्या है, जो लंग्स से थे, अब यहाँ से जो है वो दो पेयर उठाएंगे, कौन से, हमारे पल्मोनरी वेन के दो पेयर उठाएंगे। ठीक है, और वो हमारा कहाँ जाके कंटेंट को पोर कर देंगे, लेफ्ट एट्रियम में कर देंगे। ठीक है जी, जब कर देंगे पोर अपना कंटेंट लेफ्ट एट्रियम में, तो इन दिस वे हमारी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ से आप देख सकते हो कि फिर से वही दोबारा बता रही हूँ कि राइट वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल से ये मूव ऑन होके लंग्स की तरफ गए, लंग्स में प्यूरिफाई हुए, प्यूरिफाई होके वापसी आए कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम में। तो ऐसे हमारी दोनों सर्कुलेशंस काम करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन की, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये पल्मोनरी सर्कुलेशन जरूरी है। एक तो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। ठीक है, एल्वेलाई ऑफ लंग्स में हमारी कौन सी, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट को बाहर निकालती है। ठीक है जी, फिर है फिल्टरिंग फंक्शन। द फाइन पल्मोनरी ब्लड वेसल्स एक्ट एज अ फिल्टर विच ट्रैप्स द एम्बोलाई दैट passes थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज एंड प्रिवेंट्स ब्लॉकिंग ऑफ वेसल्स इन द ब्रेन एंड हार्ट। फिल्टरिंग का फंक्शन भी करते हैं, क्योंकि जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स है, जो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज वगैरह थी, वो एक फिल्टर की तरह भी काम करते हैं, वो एम्बोलाई को रोक लेती हैं। एम्बोलाई क्या होता है, कोई भी हमारा गैस का पार्टिकल, कोई वाटर पार्टिकल जो कि हमारा वेन्स या आर्टरीज या कुछ भी, किसी भी चीज़ को, वेसल को ब्लॉक करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर जैसे वेसल है और यहाँ पे वो ब्लॉक उसने कर दिया, यहाँ से पाथवे रुक जाएगा एंड हेंस हमें चांसेस हो सकते हैं काफ़ी सारी बीमारियों के, क्योंकि ब्लड आगे सप्लाई नहीं होगा। ठीक है,
तो ये क्या करता है, जो पल्मोनरी ब्लड वेसल है वो फिल्टरिंग का काम भी करता है, वो हमें बचाता है एम्बोलाई से, ताकि हमारे ब्रेन और हार्ट पे ब्लॉकेज ना हो। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रिशन। दिस सर्कुलेशन मेंटेन्स न्यूट्रिशन ऑफ लंग टिश्यू। लंग टिश्यू का भी न्यूट्रिशन बना रहता है क्योंकि ब्लड कैपिलरीज वहां भी सप्लाई करती हैं। ठीक है, फिर आता है रेजर्वायर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट इज फुली डिपेंडेंट अपॉन द रिटर्न ऑफ द ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। सो एनी ऑल्टरेशन ऑफ पल्मोनरी वेन्स विल ऑल्टर द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। क्या बोलता है ये कि एक रेजर्वायर की तरह भी काम करता है, मतलब एक स्टोरेज हाउस की तरह भी काम करता है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की आउटपुट है, कितना लेफ्ट वेंट्रिकल को मिलेगा और कितना आगे बॉडी में सप्लाई होगा, वो सब डिपेंड करता है कि हमारा लेफ्ट एट्रियम को कितना ब्लड लंग्स के थ्रू वो जो पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही थी वो कितना भेजती हैं। अगर जरा भी कमी पेशी होती है तो फिर आगे हमारी बॉडी को सफर करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अयोटा से बॉडी पार्ट्स में ही जाना होता है। ठीक है, तो ये इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अब आती है हमारे पास हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है जी, हिपैटिक मतलब होता है लिवर। क्या होता है? लिवर। हमेशा याद रखना, जहां भी टर्म हिपैटिक आती है उसका मतलब होता है लिवर। तो क्या होता है, द वीनस ब्लड फ्रॉम वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इज कलेक्टेड बाय पोर्टल वेन्स कैरी टू द लिवर फर्स्ट एंड देन इनटू द राइट एट्रियम वाया इंफीरियर वेना कावा। दिस इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलता है ये कि जो वेरियस वीनस ब्लड है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का, ठीक है, जैसे कि जो लोअर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनका जो वीनस ब्लड है, उनका जो पुअर इन ऑक्सीजन ब्लड है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो पहले कहाँ जाता है, कलेक्ट कौन करता है उनको? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन उनको कलेक्ट करती है। ठीक है, और फिर उसको कहाँ लेके जाती है? सबसे पहले लिवर पे लेके जाती है, और फिर वो जो पोर्टल वेन है वो किसके साथ मिलती है? इंफीरियर वेना कावा के साथ मिलती है, और फिर जाके वो सप्लाई करता है राइट एट्रियम को। देखो क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो लेके जाती हैं, उनका जो वीनस ब्लड होता है वो कौन कैरी करता है? पोर्टल वेन लेके जाती है। कौन? पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन सबसे पहले कहाँ जाती है? लिवर में जाती है। ठीक है, और लिवर से वो पास होके फिर किस में मिलती है? इंफीरियर वेना कावा में मिलती है। फिर ये जाके कहाँ किसको सप्लाई करता है? राइट एट्रियम को। तो इसमें लिवर इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिपैटिक, और पोर्टल वेन भी इन्वॉल्व है, तो पोर्टल और सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, तो इन्होंने हमें डायग्राम के थ्रू इन्होंने दिखाया है कि क्या है, ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम पोर्शन ऑफ स्टमक, पेनक्रियाज एंड पोर्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्टमक है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन है या स्टमक, वही इन्होंने बोला है। तो वहां से स्प्लिनिक वेन लेके आई यहाँ से, और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन यहाँ से लेके आई, तो इन्होंने मिला के हिपैटिक पोर्टल वेन को सप्लाई किया। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ गई? लिवर में गई। ठीक है, तो लिवर के थ्रू फिर हिपैटिक वेन्स निकली, वो कहाँ मिली? इंफीरियर वेना कावा, उन्होंने राइट एट्रियम को फिर सप्लाई किया हुआ हार्ट को दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक स्कीमेटिक डायग्राम है, हमें बता रहा है कि हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन होती कैसे। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। द वीनस ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, वो पोर्टल वेन ने कलेक्ट किया। इंस्टेड ऑफ पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू इंफीरियर वेना कावा, इट इज पोर्ड इनटू लिवर। तो क्या होता है कि इंस्टेड पहले उसको क्या करना चाहिए था? पोर करना चाहिए था इंफीरियर वेना कावा में, बट वहां पोर ना करके वो कहाँ पोर कर देते हैं? लिवर में। ठीक है, तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल कहाँ पे सबसे पहले गया? लिवर में गया हमारा। ठीक है, देन फ्रॉम द लिवर ब्लड कंटेनिंग प्रोपोर्शनेट न्यूट्रिएंट्स इज कैरिड इनटू बाय इंफीरियर वेना कावा इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। फिर उसके बाद लिवर में जब चला गया तो फिर वहां से कौन कैरी करता है? इंफीरियर वेना कावा कैरी करता है, और इंफीरियर वेना कावा फिर किसको सप्लाई देता है? राइट एट्रियम को सप्लाई देता है। ठीक है, दिस कोर्स ऑफ ब्लड थ्रू द लिवर इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। पता ही है हमें, लिवर से जब पास होगा तो उसको क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पोर्टल सर्कुलेशन is important because the blood containing nutrients from the digestive organ is taken via liver to heart. In the liver, these nutrients are modified according to the need of the body. They are transported into the blood circulation and supplied to various parts of the body via heart. तो अब क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो पहले है वहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का जो हाईली न्यूट्रिशियस ब्लड होता है वो लिवर में जाता है। तो लिवर हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग उसको ऑल्टर कर देता है कि हमें किस किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है और किस किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं है।
फिर उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट में और फिर आगे जाके वो हमारी बॉडी में आगे फिल्टर होके सप्लाई होता है ताकि हमारी बॉडी का इनफ न्यूट्रिएंट लेवल बना रहे। ठीक है जी। Thus, portal circulation helps in regulating the nutrient material supply to various parts of the body। तो इसका काम क्या होता है, रेगुलेट करता है ये न्यूट्रिएंट मटेरियल सप्लाई की कितना कितना न्यूट्रिएंट हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा, ये ऑल्टर करता है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट बाय ईच कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। जब जब हमारा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, मतलब वेंट्रिकल्स सिस्टोल होता है, ठीक है, तो तब जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। तो नॉर्मल कितना होता है, 70 ml होता है। कितना होता है, 70 मिलीलीटर हमारा हर कंट्रैक्शन में निकलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके। तो अब हमारे पास क्या टर्म है, कार्डियक आउटपुट, कि हमें जो हमारा हार्ट है वो कितना आउटपुट दे रहा है। ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट इन ईच मिनट बाय कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वही है कितना हमारा हर मिनट में ब्लड निकल रहा है कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स से। ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट हो गया। ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था कि कितना हमारा हर कंट्रैक्शन पे इजेक्ट हो रहा है ब्लड, है ना। लेकिन उन्होंने क्या बोले, हर मिनट में कितने कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल से हमारा निकल रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो हो गया, और हार्ट रेट हमारी मिनट के अकॉर्डिंग होती है तो वो भी हो गई। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दिया, 70 दिया, और हार्ट रेट हमारी नॉर्मल कितनी होती है, 72। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारी कार्डियक आउटपुट आ जाती है 5040। ये नॉर्मल वैल्यू है। ऑल्टरेशन हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, बट जो नॉर्मल कंडीशन होते हैं वो नियर बाय 5040 ml 5040 ml के आसपास होती है जो कार्डियक आउटपुट होती है। ठीक है। फिर है, इन्होंने लिखा है एसए नोड एंड साइनोएट्रियल नोड और पेस मेकर। हम पीछे पढ़ चुके हैं साइनोएट्रियल नोड के बारे में। ठीक है। राइट एट्रियम से कैसे वो जो कंडक्शन इम्पल्सेस है उनको सेंड करता है। तो इट इज सिचुएटेड इन वॉल्स ऑफ राइट एट्रियम। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, राइट एट्रियम की वॉल्स पे होता है, हम देख चुके थे। ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से इम्पल्स स्टार्ट हुई थी, फिर ये एट्रिया में फैली थी और फिर कंट्रैक्शन और फिर हमारी कार्डियक साइकिल स्टार्ट हुई थी, है ना। तो ये क्या हाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रियम की वॉल पे प्रेजेंट है। It originates the impulse of contraction and maintains rhythm, hence also called pacemaker। तो ये यहीं से ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है हमारी इम्पल्स ऑफ कंट्रैक्शन, और ये हमारी रिदम को भी मेंटेन करते रहता है। क्योंकि अगर यही टाइम से सप्लाई नहीं करेगा फिर आगे टाइम से नहीं पहुंचेगी जो इम्पल्स है और फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। ठीक है जी। अब फंक्शंस क्या है, इट ओरिजिनेट्स इम्पल्स ऑफ फर्स्ट कंट्रैक्शन। पता ही है, ओरिजिनेट करता है इम्पल्स को, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, और दोनों एट्रिया को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर आता है एवी नोड। एवी नोड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेप्टम। जो हमारा सेप्टम का बेस है वहां पे हमारा क्या प्रेजेंट है, एवी नोड। सेप्टम वही है जो हमारे हार्ट को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, अब एवी नोड से अ बैंड ऑफ मसल स्टार्ट्स कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। पता ही है हमको, ठीक है, कि एवी नोड से हमारे क्या निकलते हैं, बंडल्स निकलते हैं, जो कि हमारा फिर लेफ्ट और राइट में रिस्पेक्टिवली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। एंड फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ फाइबर। जब वो डिवाइड हो गए तो वो हमारे वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं, हमने देखा था पीछे। तो उसको हम क्या बोलते थे, परकिंजे फाइबर। ठीक है। फंक्शन क्या होता है एवी नोड का, इट कलेक्ट्स इम्पल्सेस फ्रॉम साइनोएट्रियल नोड। जो एसए नोड है वहां से ये इम्पल्स को इकट्ठा करता है। ठीक है। और इसी से पास होती है, फिर यहाँ से पास होके वेंट्रिकल्स में जाती है और बंडल ऑफ हिस में जाती है और फिर परकिंजे फाइबर्स में जाती है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारी इम्पल्स है जो ट्रैवल करती है। ओके। फिर इन्होंने लिखा है, टॉपिक है हमारे पास ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल व्हाइल फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। क्या होता है, जब हमारा ये वेसल है, यहाँ से हमारा ब्लड पास ऑन कर रहा है, तो जो हमारा ये वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो क्या लिखा है ना, लेटरल प्रेशर जो कि हमारा ब्लड लगाता है ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स पे बाय फ्लोइंग थ्रू इट, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। फिर हमारे पास इन्होंने दो दिए, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक नाम से पता लग रहा है कंट्रैक्शन का है हमारा, और डायस्टोलिक हमारा रिलैक्सेशन का होगा।
तो सिस्टोलिक में क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग सिस्टोल, मतलब जब कंट्रैक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक क्या हो गया, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ड्यूरिंग डायस्टोल, रिलैक्सेशन के टाइम पे, उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, फिर आता है हमारे पास एक टर्म पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। तो कितना डिफरेंस है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, इसको बोलते हैं हम क्या, पल्स प्रेशर। ठीक है, द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, बीपी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हेल्प करता है हमको बीपी को नोट करने में। ठीक है, द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, इसकी ब्लड प्रेशर की यूनिट्स क्या होती है, mm ऑफ Hg, क्या होती है, mm ऑफ Hg। ओके, तो नॉर्मल वैल्यूज ब्लड प्रेशर की कितनी है, एडल्ट में 120/80 mm ऑफ Hg है, बट वेरी करती है, ज़रूरी नहीं है, किसी का 110/80 भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। और आप ये नहीं कह सकते कि अब नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चाइल्डहुड में क्या होता है, 80 to 100/60, मतलब 80 to 100 में से कोई सिस्टोलिक होगा और डायस्टोलिक 60 तक हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद है यंग एडल्ट्स में क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 115 होता है और डायस्टोलिक में क्या होता है, 60 to 70 होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ रेंजेस हैं ब्लड प्रेशर की। ठीक है, जो ऊपर वाला बीपी होता है वो सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। ओके, तो अब क्या क्या फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को, पढ़ते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एज। ठीक है, बीपी इंक्रीजेस विद एज। देखो, जो छोटा बच्चा होता है उसका बीपी कम होता है, फिर जो थोड़ा बड़ा होता है फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, और ऐसे जो ओल्ड एज तक आते हैं उनका हाई बीपी हो जाता है। ठीक है, तो बीपी हमारा जो है वो एज के साथ इंक्रीज होता है। फिर सेक्स की बात करें तो फीमेल हैज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर स्लाइटली लोअर देन मेल अप टू एज 45 to 50 ईयर्स। 45 to 50 ईयर्स तक क्या होता है, जो फीमेल्स होती है उनका स्लाइटली कम होता है बीपी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मेन और मेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद जब ओल्ड एज आ जाती है फिर तो हाई हो जाता है, ऑलमोस्ट या बराबर हो जाता है। ओके, फिर हमारे पास है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्लड प्रेशर इज हाई, बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, हमें सांस चढ़ जाता है, हम हाई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी हैवी एक्सरसाइज की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो जाता है। ठीक है, फिर है स्लीप। तो ड्यूरिंग स्लीप द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स बाय 15 to 20 mm ऑफ Hg। क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, तो हेंस हमारा बीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी रेस्टिंग स्टेट पर है, उसको अभी इतनी ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ब्लड भी स्लोली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन होते हैं हमारे हार्ट के चैम्बर्स की। ओके, फिर आता है इमोशनल कंडीशन। इमोशंस कॉज इंक्रीज इन द बीपी विद इमोशनल स्ट्रेस एंड मोर एक्साइटमेंट कंडीशन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। क्या होता है, इमोशनल कंडीशन, जैसे कि कभी कोई रो रहा होता है, किसी को स्ट्रेस होता है, ठीक है, किसी के इमोशंस बहुत हाइटेंड होते हैं, कोई बहुत एक्साइटेड होता है, कोई बहुत खुश होता है, तो उस वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर है आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द मील्स, यहाँ पे आएगा इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन, तो इंजेक्शन ऑफ मील्स में क्या होता है कि आफ्टर मील्स देयर इज स्लाइट राइज ऑफ सिस्टोलिक बीपी, क्योंकि जब हम मील लेते हैं तो हम मील को डाइजेस्ट करना होता है, हमारा जो BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमें मील को इंजेस्ट करना है। ठीक है, तो जब हम डाइजेस्ट करना है, तो जब हम इंजेस्ट करते हैं मील को, जब हम खा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हमें ब्लड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हेंस हमारा बीपी भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर आता है एंडोक्राइन कंट्रोल, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये हमारी क्या करती है, कंट्रोल करती हैं बीपी को। तो अगर इनकी ज़्यादा सिक्रीशन हो गई तो बीपी बढ़ जाएगा, अगर इनकी कम सिक्रीशन होगी तो क्या हो जाएगा, बीपी फॉल हो जाएगा। ओके, फिर है पोस्चर ऑफ बॉडी या पोजीशन। The diastolic pressure is higher in standing position than the lay down position or the sitting position। तो क्या होता है, कभी भी हम बोलते हैं खड़े होकर ब्लड प्रेशर में चेक करवाओ, क्यों, क्योंकि यूजुअल से ज़्यादा आता है, तो बैठ के या लेट के हमारी आइडियल पोजीशन होती हैं बीपी को चेक कराने। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमारे अफेक्ट करते थे किसको, ब्लड प्रेशर को। ओके, अब क्या है प्रोसीजर ऑफ बीपी मेजरमेंट की, कैसे हमें बीपी को मेजर करना है, क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके। तो हमारे पास 3 मेथड है मेनली, ऑसिलेटरी मेथड, ऑस्कल्टेटरी मेथड एंड पाल्पेटरी मेथड। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम यूजुअल पर्पस में हम यूज़ करते हैं मेनली, वो होता है ऑस्कल्टेटरी मेथड। ठीक है, ऑस्कल्ट होता है स्टेथोस्कोप से आप किसी चीज़ को सुनते हो तो ऑस्कल्ट होता है वो। ओके,
तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मेनली हम यही यूज़ करते हैं, ऑस्कल्टेटरी मेथड। तो इसमें क्या होता है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ बीपी द पेशेंट मस्ट बी एट रेस्ट बोथ फिजिकली एंड मेंटली। हमने पीछे पढ़ा फिजिकली हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि बीपी बढ़ जाता है, मेंटली इमोशनल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए तो भी बीपी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो पेशेंट क्या होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, बोथ फिजिकली भी और मेंटली भी। तो जो रबर बैग है उसको हम रैप करते हैं अराउंड द अपर आर्म। जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, बीपी ऑपरेटर्स है, उसका एक रबर बैग होता है, उसको हम अपर आर्म के अराउंड उसको रैप करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर पंप, एक पंप होता है हमारे पास, हम जैसे आइसक्रीम वाले देखे होंगे आपने, उनका हॉर्न होता है जो, तो वैसे ही पंप सा होता है, उसको हम दबाते हैं तो एयर जो है वो रबर बैग में पुश हो जाती है। ठीक है, कब तक करते हैं, अंटिल द प्रेशर इज 200 mm ऑफ Hg तक हो जाता है। मरकरी में देखते रहते हैं हम मैनोमीटर में कि कहाँ तक उसका प्रेशर पहुंचा है। ठीक है, दिस प्रेशर ऑब्लिटरेट्स द ब्रेकियल आर्टरी। वो क्या हो जाता है, वो ऑब्लिटरेट मतलब बढ़ा देता है हमारे ब्लड फ्लो को ब्रेकियल आर्टरी में और उसे फुला दे, डायलेट कर देता है। ठीक है, द पल्स डिसअपियर्स एट द एल्बो जॉइंट, और जो पल्स है हमारी वो इस एयर की वजह से डिसअपियर हो जाती है एल्बो जॉइंट पे। ठीक है, फिर क्या, स्टेथोस्कोप को हम रखते हैं एल्बो पे और हार्ट साउंड ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप को रखते हैं मेनली ब्रेकियल आर्टरी पे, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, द एयर इन द बैग इज स्लोली रिलीज। जो एयर है बैग में उसको हम स्लोली क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, द स्टेज एट विच फर्स्ट पल्स इज हर्ड with soft puffing sound is heard at the elbow is noted at manometer। तो क्या है, जब हमने एयर निकालना, अब 200 mm ऑफ Hg तक हमने फिल करी थी एयर, तो जो एयर है वो हम जब निकालना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तो जब पहली स्टेज, जब हमें पहली पल्स, हमें सॉफ्ट पफिंग नॉइज हमें सुनेगी एल्बो जॉइंट पर, तो हम उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। वो हमारा कौन सा हो गया, सिस्टोलिक बीपी, मतलब ऊपर का बीपी हो गया हमारा। ठीक है, द एयर फ्रॉम द रबर बैग इज फर्दर released and the stage at which heart sound stops is recorded on the manometer। फिर क्या है, वो सॉफ्ट पफिंग साउंड हमें सुनती रहेगी, हम एयर को और रिलीज करते रहेंगे बैग में से। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो हमें सुननी बंद हो जाएगी, तो हमें वो स्टेज नोट करनी है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है, सिस्टोलिक क्या हो गया, जब हमें वो हार्ट साउंड सुननी स्टार्ट हुई, और डायस्टोलिक क्या हो गया, जब वो रुक गई हमको सुननी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो बीपी, जैसे सपोज ये 120 था, ये 90 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम ब्लड प्रेशर को क्लिनिकली मेजर करते हैं। ओके, तो ये देखो हमारा इन्होंने दिया हुआ है, ये हमारा रबर बैग है। ठीक है, और ये हमारे पास पंप है, और ये हम स्टेथोस्कोप से यहाँ लगा के साउंड को सुनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ध्यान से, ये मरकरी का कॉलम है हमारा, तो यहाँ तक तो उसको कोई साउंड नहीं सुनी, यहाँ तक उसको कोई साउंड नहीं सुनी, यहाँ पे 120 पे आके उसको पहली साउंड सुनी। ठीक है, साउंड हर्ड, आर्टरीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहाँ तक उसको सुनी। उसके बाद ये 80 तक सुनी उसे डायस्टोल, दैट मीन्स वो, और 80 के नीचे उसको फिर से कोई साउंड नहीं सुनी। ठीक है, तो ये हमारा 120/80 क्या हो गया, उसका ब्लड प्रेशर हो गया। ओके, तो ऐसे हम बीपी को मेजर करते हैं। अब हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। हमारे पास काफ़ी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इनमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती है, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, एक तो हार्ट की जितनी बीमारियां हैं वो, और डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट की बात करें तो इसमें आता है हमारे पास रूमेटिक हार्ट डिसीज, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, कार्डियक अरिथमिया में आता है एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हार्ट ब्लॉक, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, पाल्पेशन। ओके, और डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ आर्टरीज और डिसऑर्डर्स ऑफ वेन। आर्टरीज में आ जाता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, आर्टराइटिस, कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन। ओके, और वेन्स में आ जाता है वेरिकॉज वेन, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। तो ये हमारे पास डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो इनमें से जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको हम CHF भी बोलते हैं। ठीक है, इन दिस कंडीशन फंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल इज फेल्ड। अब क्या है, हमारे पास ये हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल का फंक्शन करना फेल हो जाता है, ड्यू टू विच ब्लड इज कंजेस्टेड इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। रुक जाएगा क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन
कंजेशन थ्रू आउट द सिस्टमिक टेक्स प्लेस, है ना, कंजेशन रहेगी, क्योंकि क्या होगा यहाँ से जब यहाँ फेल हो गया तो यहाँ पे ब्लड लेवल बहुत कम जाएगा लंग्स में, लंग्स आगे बहुत कम भेजेगा लेफ्ट एट्रियम में, और उससे कम वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, और हेंस हमारे बॉडी पार्ट्स तक बहुत ही कम ब्लड जाएगा, ठीक है। तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम सफ़र करेगा इस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से, ठीक है। और अफेक्टेड ऑर्गन मेनली कौन कौन सी हुई, लिवर हुई, स्प्लीन हुई, किडनी हुई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मेनली क्या होता है, जब हमारा राइट वेंट्रिकल काम करना बंद कर देता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ओके। फिर आता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस होता है दिल का दर्द, मतलब जब हमारी हार्ट के अराउंड वाले एरिया, चेस्ट के अराउंड वाले एरिया में दर्द हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस हमारा पेन ही है, बेसिकली क्या है, पेन का नाम ही है, ठीक है। तो क्या होता है, इट मीन्स पेन इन द चेस्ट ड्यू टू अबनॉर्मल कॉरोनरी ब्लड सर्कुलेशन। हमारी कोई भी ज़रूरी नहीं है अबनॉर्मल कॉरोनरी ब्लड सर्कुलेशन, कोई मसल स्पाज्म है, वहाँ पे मसल्स कंट्रैक्ट हुई है, मसल पुल हुई है, किसी भी कारण जब हमारी चेस्ट में पेन होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंजाइना पेक्टोरिस, ओके। फिर आता है हमारे पास कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। कंजेनाइटल टर्म होती है हमें जब बाय बर्थ वो चीज़ होती है, क्या होती है, बाय बर्थ। तो बाय बर्थ ही अगर किसी को हार्ट डिसीज है तो उसे क्या बोलते हैं हम, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, ओके। हार्ट डिसीज में भी कंजेनाइटल भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम डिवाइडिंग हार्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है कि सेप्टम ही प्रेजेंट नहीं होता जो कि हार्ट को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स आर द पॉइंट्स ऑफ वीकनेस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब क्या है, ज्यादातर क्या होता है जब जिन बच्चों को हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम होती है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी ज्यादा खतरा होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा तो ओवरऑल बहुत फेटल कंडीशन हो जाती है बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी वैसे ही इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है। फिर आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं, कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट इज सप्लाइड द ब्लड बाय कॉरोनरी आर्टरीज। तो हार्ट को कौन सप्लाई करता है, कॉरोनरी आर्टरीज सप्लाई करती हैं। व्हेन द वेसल ऑफ कॉरोनरी आर्टरीज गेट थिकन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट इनसाइड इट, क्या हो जाता है, ये हम आगे एक कंडीशन पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पे, जैसे फैट एक्यूमुलेट हो गया, बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, तो उसने क्या करा, जो कॉरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज कर दी, ठीक है, उसमें ब्लॉकेज कर दी। तो अब क्या है, द नैरोइंग ऑफ आर्टरी, अब नैरो हो गई आर्टरी, या कोई थ्रोम्बस या कोई ब्लड क्लॉट प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से हमें कंडीशन हो जाएगी कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस। अब यहाँ से ब्लड तो जा नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगी वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से क्या होगा, जो सेल्स प्रेजेंट है इन द वॉल्स, जो हार्ट, अब हार्ट को सप्लाई होना था, ये इसने हार्ट को सप्लाई करना था, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है। एंड द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग, वो हार्ट हमारा काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। क्या होता है, जब भी जो कॉरोनरी आर्टरीज है जो हमारे हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, हमारे हार्ट को दे रही हैं, ब्लड दे रही है, न्यूट्रिएंट्स दे रही हैं, जब वहाँ पे उनकी आर्टरीज में थिकनेस हो गई, ब्लॉकेज हो गई, ब्लड क्लॉट आ गया, कुछ भी आ गया, तो ब्लड फ्लो जब नहीं हार्ट तक पहुँचा तो उसकी वजह से जो हार्ट के सेल्स हैं वो इवेंचुअली डेड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओके। फिर आता है हमारे पास आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मैं इस कंडीशन की बात कर रही थी कि इसमें क्या होता है, दिस इज अ डिसीज ऑफ आर्टरी वेयर देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैट मटेरियल इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी। जब किसी पर्सन में हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई फैट या हाई लिपिड हो जाते हैं तो वेसल्स के अराउंड क्या हो जाता है, फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फैट एक्यूमुलेट स्टार्ट होना हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो थिकनिंग होगी आर्टरी की, जिसकी वजह से इंटरनल डायमीटर ऑफ आर्टरी भी कम हो जाएगा, है ना। दिस कॉज रेजिस्टेंस इन ब्लड सर्कुलेशन जा ही नहीं पाएगा, एंड दस इंक्रीज इन बीपी, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी पुश करने की कोशिश करेगा बट वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है जो कि कॉजेटिव फैक्टर है, आपको बता चुकी हूँ। फैट, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा हो गया, लिपिड ज़्यादा हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करती हैं, ठीक है।
फिर क्या है, इन आर्टरियोस्क्लेरोसिस देयर में बी अ पैच जनरेशन डेवलप्ड इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरी। फिर क्या होता है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, एक पैच बन जाता है, वो पीछे दिखाया था मैंने, इसी पैच की बात कर रहे हैं। ये कहाँ बन जाता है, ट्यूनिका मीडिया में बन जाता है, लार्ज और मीडियम साइज आर्टरीज में, ठीक है। दिस पैच कंसिस्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड्स। अब वो पैच में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट होते रहते हैं हमारे जो कोलेस्ट्रॉल के कंपाउंड्स है और आते जाते हैं, ठीक है वो। व्हेन दीज प्लैक्स ग्रो, फिर क्या होता है, ये जो पैचेस थे, मतलब प्लैक्स बोलते हैं इनको, ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये पूरी वॉल्स ऑफ आर्टरी में फैल जाते हैं और जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है और वो हमारे ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस कॉज करती है। इसको बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। वही बात है, कुछ नहीं है, घुमा घुमा के दोबारा बोली गई है, ओके। फिर आता है हमारे पास, नेक्स्ट आती है वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन्स में क्या है, इन दिस कंडीशन द वाल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स आर डायलेटेड सो दैट दे डू नॉट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या होता है, ये हमारी वेन्स है, यहाँ पे हमारे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वाल्व्स का काम क्या होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कराना, ठीक है। और क्या होता है फिर इनका, ताकि ये जो ब्लड है ये वापसी मुड़ के बैक फ्लो ना मारे, तो ये वाल्व्स इस चीज को प्रिवेंट करके रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, वेरिकोज वेन की कंडीशन में जो वाल्व्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा खुल जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन थी, वेरिकोज वेन की बात करें तो ये हमारे फ्लैप्स ऐसे हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से ब्लड जाएगा, यहाँ से पहुंचा, यहाँ से बैक फ्लो भी कर सकता है ब्लड, क्योंकि ये इनको रोकने वाले हैं नहीं, क्योंकि डायलेट हो चुके हैं, तो ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को नहीं प्रिवेंट करते। तो ये कंडीशन क्या होती है, वेरिकोज वेन, ओके। तो ये हमारी कुछ डिसीजेस थी हार्ट के बारे में। आज हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल पढ़ा हमने, ठीक है, कंडक्शन पढ़ा हार्ट में, हमने सर्कुलेशन पढ़ी, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी। सो ये हमारा चैप्टर आज हो गया कंप्लीट, जो कि है कार्डियोवास्कुलर, ओके। सो होप विल गेट द लेक्चर इजिली, ओके, एंड थैंक यू।